नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अपनी सियासी चालों से अच्छे दिग्गज को राजनीति के मैदान में पटकनी देने के लिए मशहूर रहे मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी पर क्या पकड़ कम हुई है? समाजवादी पार्टी सत्ता में ही दूर हो गई है और गांव में ये कहावत बड़ी मशहूर है कि दादा ने लला को पार्टी की कमान देकर खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली और इसका खामियाजा 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। 2014 को अलग कर लें, यानी कि उस समय अखिलेश राजनीति के मैदान में नए थे और राजनीति का कहकरा सीख रहे थे, लेकिन 2017, 19 और उसके बाद 2022 में अखिलेश समाजवादी पार्टी के कैंपेन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। बावजूद इसके सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश ने जैसे ही सपा की कमान संभाली देश में मोदी युग शुरू हो गया, लेकिन जो बाकी का आधा सच है वह यह है कि ऐसा नहीं है कि 2014 में मोदी युग की शुरुआत के बाद में राज्यों में बीजेपी को शिकस्त नहीं दी जा सकी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 बार मोदी युग को में ही जीत दर्ज की और बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बात करें बिहार की, तो बिहार में नीतीश और लालू ने मिलकर बीजेपी को हराया, यानी राज्यों में बीजेपी अपराजय नहीं है। साल 2012 की बात करें, जिस विधानसभा चुनाव के जरिए यूपी में अखिलेश यादव की ताजपोशी हुई थी, उस चुनाव को अखिलेश यादव का चुनाव नहीं कहा जा सकता। वह चुनाव मुलायम सिंह यादव के प्रबंधन में लड़ा गया था और उस प्रबंधन का हिस्सा ही अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा थी, जिसने उन्हें यूपी की राजनीति में स्थापित करने का मौका दिया। उस पूरे चुनावी अभियान में खुद अखिलेश यादव कहते रहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर नेताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अलग बात है कि उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ तो परिवार में तय हुआ कि यही सबसे सही मौका है जब मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को सौंप दे। अखिलेश के राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने के बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को आधी अधूरी चाल देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बाकी के 3 चुनावों में 2017, 19 और 2022 पूरी तरह से अखिलेश यादव की राजनीति के अनुसार ही लड़ा गया। पार्टी प्रत्याशियों के चयन से लेकर गठबंधन तक के सभी फैसले अखिलेश यादव ने लिए। संयोग यह है कि इन तीनों चुनावों में समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। खास करके अखिलेश और मुलायम के राजनीतिक फॉर्मूले में जो अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है वो है विचारधारा। यूपी की राजनीति के लिए मुलायम सिंह यादव के कुछ मंत्र रहे हैं, जैसे वे कभी भी कांग्रेस के साथ में दोस्ती के पक्षधर नहीं रहे। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वे गैर कांग्रेसवाद के जरिए ही किया। अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के लिए अपने कई सिटिंग विधायकों सहित करीब 100 सीटें छोड़ दी। इसमें से कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकी। 1993 में बीएसपी के साथ गठबंधन में मिले अनुभव के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये फैसला उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चूक था। वर्ष 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ में गठबंधन किया, आधी सीट उन्हें दे दी। बहुजन समाज पार्टी ने इस गठबंधन के सहारे लोकसभा में अपनी सीट 0 थी, उसको 10 के पार ले गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के खाते में उतनी ही सीटें रही जो कि उससे पहले थी। 2019 के नतीजे आते ही बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी खत्म कर दिया, यानी कि अखिलेश यादव ने हर चुनाव को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया और मुंह की खानी भी पड़ी। एक और खास अंतर अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के बीच में देखा गया, वो है मुलायम ने हमेशा नए नेताओं को आगे बढ़ाया, जिसको अलग अलग जाति समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, चाहे वो आजम खान रहे हो या फिर बेनी प्रसाद वर्मा, ज्ञानेश्वर मिश्र या फिर ब्रजभूषण तिवारी, मोहन सिंह, भगवती सिंह और सलीम इकबाल शेरवानी। वहीं अखिलेश यादव का पूरा चुनावी अभियान अकेले उन पर ही केंद्रित रहता है और जो उनके टीम का हिस्सा भी है वो ज्यादातर युवा हैं और उनकी वैसी मास अपील रही। 2 साल बाद 2024 लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करने के लिए अखिलेश यादव के पास में एक और मौका होगा। ये चुनाव और कठिन होगा क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए होगा। उत्तर प्रदेश की जनता जान रही होगी कि अखिलेश प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। अखिलेश यादव को इस चुनाव में अपने जनाधार को बचाए रखने की जद्दोजहद करनी होगी। वैसे उनके पास में अभी 2 साल बाकी हैं अपनी राजनीतिक भूल को सुधारने के लिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक सोनकर जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, बहुत स्वागत सर आपका। सत्येंद्र यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। और रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत सर आपका। विश्वेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पे सत्येंद्र यादव जी आप ही के साथ पे करूंगी। एक्सपर्ट्स कई दावा कर रहे हैं, अब तो आपकी पार्टी की जो अंदरूनी नेता है वो भी कई सारे दावे करते नजर आ रहे हैं कि आखिर हार का कारण क्या है। पार्टी की बात की जाए तो पार्टी किस नतीजे पर पहुंची है कि आखिर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है एक समय में उत्तर प्रदेश में, क्यों अब पिछड़ती जा रही है? पार्टी नहीं हारी है। 29% वोट शेयर पे हमने 2012 में सरकार बनाई और इस वक्त हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष का भी भारी विरोध था। आप देखिए, ये ताज्जुब की बात है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता दल का, सरकार का इतना भारी विरोध, न रोजगार, न दवाई, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, उसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों में इतना भारी उत्साह और फिर भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें निकाल कर ला रही है, ये सोचने वाली बात है। ये कैसे हुआ? ये कोई लोकतंत्र या कोई चुनाव या किसी भी तरह से लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया है। ये जनमत के साथ आज के आधुनिकीकरण के समाज में ये जनमत के साथ लूट हो गई। एक तरफ से बीएसपी ने गोपनीय समझौता करके लोगों को धोखा दिया। बीएसपी ये कहती रही कि हम ही लड़ रहे हैं और हमें ही वोट करो, लेकिन बीएसपी ने अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ अपना समझौता कर लिया और लोगों का जो वोट मिला उसको वोट को बीजेपी को ट्रांसफर देके धोखा दिया लोगों को। 2012 में तो आपकी जो आपके पास में सीटें थी वो तो 200 के पार थी ना। अब देखिए कहीं ना कहीं सीटें कम आई है तो पार्टी तो पिछड़ती जा रही है। मेरी बात खत्म नहीं हुई। देखिए, आप सीटों को बढ़ाने के तकनीक को समझिए। इस वक्त पूरे देश में आप ध्यान से जरा सोचने का प्रयास करिए। पत्रकारों की आजादी, आरक्षण की आजादी, रोजगार की आजादी, संवैधानिक संस्थाओं, जनता ने ये सारे मुद्दे रिजेक्ट कर दिए सर। जनता ने ये मुद्दे एक्सेप्ट नहीं किए सर, नहीं किए हैं। अब छोड़ दीजिए ना, इलेक्शन से पहले इसी मुद्दों को लेकर जनता के पास में गए थे, कहाँ स्वीकार किया? अब कुछ और बात रखिए सर, पुराने हो गए सारे मुद्दे। समझना पड़ेगा, इसी बात को समझना पड़ेगा। 200 वोट से 7 सीटें, 23 सीटें 500 वोट से, 49 सीटें 1000 वोट से, 86 सीटें 2000 वोट से। आप देखिए, और ये खेल कहाँ हो रहा है आप देखिए। चीफ इलेक्शन कमीशन रूल करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। सवाल किस पर उठा रहे हैं? जनता पर उठा रहे हैं। सवाल किस पर उठा रहे हैं सर? जनता पर उठा रहे हैं या फिर ईवीएम पर उठा रहे हैं या फिर इलेक्शन कमीशन पर उठा रहे हैं? अरे आप बात समझ ही नहीं रही। आपको जो बात आपने सोच रखी है उसे न बोलकर मेरी पहले पूरी बात खत्म होने दें, समझे बात को सर। तर्कों के साथ में बात कीजिए ना, फिर आप अगर गलत बात करेंगे तो बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। अब ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं इसको तो जनता ने स्वीकार ही नहीं किया है। आप न्यायालय हैं, आप न्यायालय हैं। मैं न्यायालय नहीं हूँ, ना ही आप हैं। आप नहीं, आप न्यायालय हैं। आप ये कैसे निर्णय ले सकती है कि कौन सी बात गलत है, कौन सी सही है? रिजल्ट जो आया है मैं उसको लेकर सर आपसे सवाल कर रही हूँ। अब तो आपकी पार्टी के खुद ही के नेता ही सवाल कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी के खुद के नेता ही सवाल कर रहे हैं, आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र जो है 2014 के बाद देश के लोकतंत्र में धीरे धीरे घुन लगना शुरू हो गया। 2014 के बाद लोकतंत्र की लूट होना शुरू हो गया। इस बात को समझना आज बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझा जाएगा तो आने वाले समय में ये राज्य और ये देश किस ओर जा रहा है, आज की मेरी बात कही हुई उस समय याद की जाएगी। आप इस बात को समझिए। जनता तक तो आप लोग अपनी बात पहुंचा नहीं पाए सर, आप यहाँ बैठ के मुझे समझा रहे हैं। अरे मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको निजी तौर पे जानता भी नहीं हूँ और मुझे आप ही तो कह रहे हैं सर, आप समझिए। मैं आप सुनिए, अरे मैं देश की, ये कार्यक्रम आपके लिए नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है, मेरे लिए नहीं चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। इस चैनल के दर्शकों के लिए, और हम और आप इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इस चैनल के दर्शक सुन रहे हैं इस बात को। ठीक है, आप इसको अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल
पर्सनल कमेंट नहीं मान रही हूँ उसको, लेकिन आप ये बताइए ना सर। ये आप कह रही हैं कि मुझे मत समझाइए। अरे भाई, आपको कोई क्यों समझाएगा? आप न्यायालय तो है नहीं, आप इस कार्यक्रम की हिस्सा हैं और मैं भी यहाँ बैठा हूँ आपकी वजह से। सत्येंद्र जी प्लीज मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए, अरे प्लीज मुद्दे को आप भटकाने की कैसे कर रही कोशिश हैं? मत कीजिए प्लीज, ये मेरी ये कोई रिक्वेस्ट मुद्दा है नहीं भटक आपसे। रहा। ये मुद्दा आप नहीं ये भटक रहा। बताइए कि पार्टी आप सुनिए, लगातार पिछड़ती जा रही है, उसके पीछे अब आप लोग तो देखिए पार्टी- आत्ममंथन भी करना पार्टी ने शुरू कर दिया है, कारण देखिए, क्या मानते पार्टी हैं? जो है, सुनिए, पार्टी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी को जनता ने वोट किया, जनता ने मैंडेट समाजवादी पार्टी को दिया। हाँ ये जो बीच में जनमत की लूट और जनमत का हरण हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर बोलना चाहिए आपको कि इतना भारी सत्ता का विरोध होने के बाद बीजेपी इतनी सीटें कैसे ला रही है। ये तकनीकी स्तर पे काम हो रहा है, ये सिर्फ ईवीएम की बात नहीं है, ये पूरे सरकारी तंत्र पर सवाल उठ रहा है। आप ऑडियो देखिए, वो ऑडियो सुनाइए टीवी पर, जो आपस में लोगों की बात हो रही है। हार को स्वीकार ही नहीं कर लीजिए। पा रहे हैं सर, आप तो हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दीपक जी से जल्दी से अरे, रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है हार सर। को एक्सेप्ट करना, हम तो भाई जनता के बीच में जा चुके हैं। हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए। अमनदीप जी, हम्म, आदरणीय सत्येंद्र भाई जी को मैं बताना चाहता हूं कि जनता ने जिस तरीके से ये नकारा, 2017 में भी नकारा था इनको और 2022 में भी नकारा है, ये उसको विश्वास नहीं कर पा रहे। इनका भरोसा चुनाव आयोग पर नहीं है, इनका भरोसा मीडिया पर नहीं है, इनका भरोसा ओपिनियन पोल पर नहीं है, इनका भरोसा एग्जिट पोल पर नहीं है और जनता का भरोसा इन पर नहीं। जनता ने भरोसा जो दिखाया है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखाया है। जनता ने जो भरोसा दिखाया है यार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दिखाया है। जनता ने जो भरोसा दिखाया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर दिखाया है। जनता ने जिस योजना से मिले हुए योजना पर दिखाया है, कानून व्यवस्था को ठीक करने वाले सुरक्षा और विश्वास के साथ दिखाया है, ये इनको स्वीकार नहीं है। जिस तरीके से जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर 2014 से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, लगातार उस विकास की यात्रा को, चाहे वो 2014 की बात हो, चाहे वो 2017 की बात हो, चाहे वो 2019 की बात हो, चाहे अब 2022 की बात हो, तो 2022 में भी जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। निश्चित रूप से पीछे किए कामों के आधार पर इस पर तय किया गया है कि किसने हमको कितनी योजना से जोड़ने का काम किया और किसने माफियाओं ने दलितों की जमीन कब्जाने का काम किया, किसने उनको आवास देने का काम किया, किसने इनके आवासों को छीनने का काम किया, किसने उन्हें सुरक्षा और विश्वास देने का काम किया, किसने बहनों को प्रताड़ित करने का काम किया। तो यह उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से तय किया है और ये समाजवादी पार्टी के लोगों को स्वीकार किया। तो इसीलिए जनता ने इनको स्वीकार नहीं करा। निश्चित रूप से सत्येंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, उस काम के साथ ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और मुझे लगता है सत्येंद्र भाई भी पहले भी डिबेट में मेरे साथ रहे हैं, बड़े प्रभाव तरीके से कह रहे थे कि हम 10 मार्च को देख लेंगे, 10 मार्च को देख लेंगे। अब आपके सामने परिणाम है, जनता ने परिणाम दिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है, जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गई है, जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ गई है। ये इनके मुंह पर एक करारा जवाब, ये करारे जवाब को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने जिस तरीके से चल रही है, अपनी विकास की यात्रा को एक विजुअल की तरह, एक मिशन की तरह, माने विजन, मिशन और एक्शन में बदलने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, लगातार हम अपने योजनाओं के संकल्प के साथ, हर वर्ग को नेतृत्व के साथ, हर अंतिम पायदान व्यक्ति तक पहुंचाने वाले विकास के साथ, हर दलित शोषित वंचित व्यक्ति को नेतृत्व देने के साथ, उसके विकास के साथ बढ़ रहे हैं और ये बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी आप यहाँ पर बार बार सवाल खड़े कर रहे थे ईवीएम को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर कि जनता में नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का जीत जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन 2014 के बाद में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर तमाम अन्य पार्टियों ने जीत दर्ज की है, उसको भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते ना। इसमें देखिए कई सारे राज्य शामिल हैं। ठीक है, बोलिए। केंद्र की सत्ता को प्रभावित करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देकर
दिल्ली में सत्ता हाथ दिलाने वाला कौन सा राज्य है? सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और सबसे ज्यादा लोकतंत्र के महापर्वों में हिस्सा लेने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक, इस बात को सोचना पड़ेगा। यानी कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ पर धांधली की गई है, ये आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए, भाजपा की नजर सिर्फ उत्तर प्रदेश पे थी। जिस तरह से डकैत पूरे गांव को नहीं लूटते हैं, एक घर लूटते हैं जो मजबूत होता है, इसी तरह से भाजपा ने एक उत्तर प्रदेश लूटा है, बाकी लूटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रुद्र विक्रम जी। ये जो सवाल तमाम खड़े हो रहे थे, उन सभी का पहले से ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने जवाब ढूंढ लिया है सर, आप किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, मैं इनको बधाई दूंगा कि डायरेक्ट ईवीएम ना कह के इन्होंने तकनीकी और ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कुछ शब्दों में इन लोगों की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं इनसे एक चीज़ पूछूं कि ईवीएम की जो ईवीएम मशीन जो तैयार होती है एक बूथ पर जाने की जो भी मैकेनिज़्म होता है, तो शायद मुझे लगता है कि इनको नहीं पता होगा कि जो मैकेनिज्म शुरू होता है और स्ट्रांग रूम से और यहाँ तक आती है और वहाँ तक जाती है। खैर, ये सब अलग बातें हैं। देखिए, ईवीएम का दोष मढ़ना और गड़बड़ियाँ करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें हैं अगर आप पूरी मैकेनिज्म आप समझे तो। आप प्रवक्ताओं से बहस करिए, मेरे से बहस मत करिए। सत्येंद्र जी, शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। इसमें कौन से खराब शब्द हैं? एक्सपोज कर रहे हैं सर, आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, खुद को एक्सपोज कर रहे हैं इस तरह की भाषा बोलकर। बेचारे 2012 से कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली जो अखिलेश यादव बेचारे 2012 से यही कोशिश कर रहे हैं कि सर बात रखने का तरीका होता है ना, प्लीज खुद को एक्सपोज मत कीजिए। 2012 से अखिलेश यादव यही कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे लोगों से वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2012 से अखिलेश यादव यही कर रहे हैं। वो सर मौका दिया ना, आगे भी आपको मौका दूंगी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव बेचारे 2012 से यही कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी पर एक ये वाली छवि लगी है, गुंडागर्दी और ये वाली जैसे जिन भाषाओं का ये लोग उपयोग करते हैं, वही बेचारे वो लगे हुए हैं कि कम से कम मेरे सर से ये सब चीजें हट जाए। वो कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं 2022 में, लेकिन वो अभी मुझे लगता है कि अभी दिन दूर है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं आप? अरे बॉस, बोलने तो दो मुझे, आप ही बोल लो या तो की बात आप कर रहे हैं, आप ही बोल लो या तो नहीं। आपने बीजेपी का ठेका लिया क्या? बीजेपी का तो मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया। अरे तो आप कर क्या रहे हैं? बीजेपी का तो मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया। अगर बीजेपी का नाम लिया हो तो बताओ। बीजेपी का मैंने अभी सत्येंद्र जी, आपका कंपटीशन बीजेपी के साथ में था, ना कि राजनीतिक विश्लेषक के साथ में, ना एंकर के साथ में, ना मीडिया के साथ में। राजनीतिक विश्लेषण करें, ये राजनीतिक विश्लेषण करें, राजनीति मैं आपको बोलने का मौका दूंगी ना, अगर गलत लगे तो बाद में सवाल उठाइएगा, लेकिन बात तो पूरी हो जाने दीजिए। यही आप लोगों ने जो जितनी आप तीव्रता आप यहाँ दिखा रहे हैं ना, यही तीव्रता अगर आपने क्षेत्र में दिखाई होती, लोगों तक पहुंचने में दिखाई होती, तो आज जो है ये सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा होता, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा होता। और 2 महीने के चुनाव में 2 महीने के चुनाव जो आपने 2 महीने का चुनावी प्रबंधन किया, 2 महीने जो अखिलेश यादव लड़े, बीजेपी सवाल पूछ लें आप, वो 2 महीने के चुनाव में जो आप लड़े, इसमें बहुत ज्यादा, वो मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा वोट मिल गए आपको, बहुत ज्यादा सीटें मिल गई। अगर आप 5 साल आपने काम किया होता, 5 साल अखिलेश यादव ट्विटर पे नहीं सड़क पे रहे होते, तो आज अखिलेश यादव की सरकार बनती, बिल्कुल बनती। मैं मानता हूँ ये मुद्दे थे, कोरोना के मुद्दे थे, हॉस्पिटल्स के मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे थे, वाकई में मुद्दे थे, ये मुद्दे अभी भी हैं, लेकिन उन मुद्दों को आप लोग जनता तक नहीं ले जा पाए। ये आप अपनी गलती मानिए और बैठ के अपना चिंतन मनन करिए, और अब कम से कम ट्विटर को छोड़ के सड़क पर उतर जाइए। अभी 2 साल बाद फिर चुनाव है 2024 के। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप जनता तक पहुंच जाएंगे, मुद्दे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, बेरोजगारी मुद्दा है प्रदेश में और पूरे देश में, लोग मरे कोरोना में, कोई प्रबंधन नहीं हो पाया, भाजपा सरकार नहीं कर पाई प्रबंधन, ये मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन उन मुद्दों को जनता तक आप लोग नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आप लोग ट्विटर की राजनीति कर रहे थे। 2 महीने पहले आपने रथ निकाल के चुनाव प्रचार शुरू किया, और 2 महीने में मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितना वोट पाया, 2 महीने जितनी सीटें पाई, वो बहुत ज्यादा हैं। आप जिस पार्टी से आपका मुकाबला है, वो पार्टी 5 साल चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री दूसरे यहाँ रोड शो करने चले जाते हैं दूसरे राज्य में, लेकिन आपका, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई नेता, आप जो भी जितने भी लोग आपको, मान लीजिए आप कहीं से चुनाव हारे भी हैं, मान लीजिए 25,000 30,000 वोट मिले, उन 25,000 30,000 वोट को कम से कम ये मान के चलिए कि ये 30,000 इस विधानसभा में मेरा है। उन 30,000 लोगों को कम से कम अगर आप बांध के रखे होते पिछले चुनाव से, तो वो वोटर कम से कम आपका होता। मैनपुरी में
पिछली बार से 1 सीट ज्यादा बढ़ी है बीजेपी की, जो आपका गढ़ माना जाता है। हाँ। तो ये आपका जो क्षेत्र है वहां से आपकी सीटें नहीं फिसलती अगर आप चिंतन मनन करते और आप अपने वोटर्स को बांध के रखते। और दूसरी बात, जो आप वोटों के अंतर की बात कर रहे थे, 2 सीटें आपने भी जीती हैं 200 समथिंग वोट से। एक चांदपुर की जो सीट है, जो चांदपुर वाली सीट में 234 वोट से जीते, एक इसौली की सीट आप भी 234 और 269 वोटों से जीते हैं। तो ये आप ईवीएम और मशीनरी की गड़बड़ियों को छोड़ के अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, और मैं मानता हूं कि 49 सीटों पर इनका अंतर, बीजेपी का अंतर ज्यादा नहीं रहा है, 5000 के नीचे ही रहा है। और ये वही मैं कह रहा हूं कि अगर उन मुद्दों को आप जनता तक पहुंचाइए, बिल्कुल आपकी 2024 में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, विश्वेंद्र जी से भी जान लेते। विश्वेंद्र जी, आपने तमाम प्रवक्ताओं की बातों को भी सुना और साथ ही रुद्र विक्रम जी की बात को भी आपने सुना। समाजवादी पार्टी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि पहले जो मुलायम सिंह यादव जो राजनीति करते थे उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन अब देखा जा रहा है। आप क्या हार का कारण मानते हैं समाजवादी पार्टी का? देखो अमनदीप जी, इसका हार का कई कारण है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 2012 में समाजवादी पार्टी, थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे, 2012 में समाजवादी पार्टी को 29% वोट मिला था, जिसमें 224 सीट आई थी इनके पास में। ये सत्य है कि अब की बार इनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, 32% तक पहुंच गया, लेकिन सीटें घट गई है। क्योंकि राजनीति का जो समीकरण होता, कई बार 3 पार्टी कंपटीशन में, अब की बार 2 पार्टी कंपटीशन में बढ़ी थी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो ठीक है, इनके लिए अच्छी बात है कि इनकी कुछ सीट बढ़े हैं, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है 17 के मुकाबले। लेकिन 17 में जो 29% वोट बैंक, 12 में था 29%, वो आज 32 होने के बाद भी सीट कम आई इनकी। अब विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके कई कारण हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में था, 2012 से लेकर 2017 तक जो शासन था, जिसकी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कुछ कहना चाहा, वो मानना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी, पूरी समाजवादी पार्टी को भी, कि 2012 से लेकर 2017 तक का प्रदेश में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। और 17 के बाद जो सरकार आई है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको सबसे पहले ठीक किया। जनता चाहती है शांति, जनता चाहती है सुरक्षा। सबसे पहले वो चाहते हैं कि कम आमदनी हो जाए, रोजगार कम भी एक बार को ले लेंगे, लेकिन घर से निकले घर वापस शांति से आ जाए। बहन बेटियां चाहती है कि हम सुरक्षित रहे। अगर हम सुरक्षित होंगे तो हमें घर के बच्चे को ये समझकर बड़े लोग पढ़ने भेजेंगे कि ये सुरक्षित है। तो ये बहुत बड़े कारण थे, वो भी समस्याएं थी जिसको हमारे प्रवक्ता साहब नहीं मानने को तैयार है। लेकिन अगर ये मान लेते पहले तो आज सुधार होता ज्यादा। अगर अब भी मान लेंगे हमारे रुद्र विक्रम सिंह की बात को। ठीक है, सत्येंद्र जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब आपके उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं नोएडा से लेके, और अगर हमारे यहाँ ये जो वन साइडर लोग हैं, ये कॉलम में बैठकर नए नए नाम से, कोई राजनीतिक विश्लेषक नाम से, कोई वरिष्ठ पत्रकार के नाम से, ये सरकार की चापलूसी करने का कार्य। सत्येंद्र जी, आप न्यायालय हैं। सत्येंद्र जी, आप न्यायालय हैं, आप ये डिसाइड करेंगे, आप ये डिसाइड करेंगे। आपको यहाँ पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। आप न्यायालय नहीं है जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन क्या है। चलता है, देश के लोग देख रहे होते हैं, ये जो चल रहा होता है ये लोग देख रहे होते हैं। अब देखिए, जनता ने भी तो आपको नकार दिया ना, जनता ने भी आपको नकार दिया, वो भी आप मानने को तैयार नहीं है। जनता ने नकार दिया, नकारा है, मान लीजिए। यादव जी सुनने की क्षमता रखे, सुनने की तो क्षमता रखिए ना सर। सुनिए, आपको एडवाइस मिलेगी यहाँ से सर, एडवाइस मिलेगी। अगर भूलों को सुधारेंगे तो हो सकता है 2024 में कुछ कमाल हो जाए। तीनों लोग इकट्ठे बोल लो या फिर सत्येंद्र जी कृपया सुने। एक एक करके बोलिए ना, यही तो मैं आपसे बोल रही हूँ। आगे मौका दूंगी सर आपको, ठीक है? मैं ठीक। बताइए, आपकी डिबेट छोड़ दूं, देखो, या तो आप लोग इकट्ठे बोल लीजिए, या आप मुझे जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। सर, मैंने आपको ही तो बोलने का मौका दिया ना, लेकिन प्लीज आप ऐसी बातें मत रखिए इस मंच पर कि मुझे आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़े। शब्दों की मर्यादा रखिए सर। भय होता था
दिन में भी और रात को भी। ये सच्चाई है, स्वीकार करो इसको। आप लोग ये बोल सच्चाई की दीजिए, आपने मैं नहीं उत्तर बोलना प्रदेश में चाहता हूं। एंट्री की और अगर हरियाणा निकलना आप है लोग अपना तो जितने चलाइए, जो क्षेत्र में करना निकले। ठीक है, ठीक है विश्वेंद्र जी, ठीक है विश्वेंद्र जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने अपनी बात रखी। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उस पर उनका जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, बार बार ये बातें कही जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, इससे पहले बीजेपी भी ये अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानती है, समाजवादी पार्टी इसे किस तरह से देखती है? सत्येंद्र जी से संपर्क टूट गया है। विश्वेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अगर संपर्क दोबारा होता है तो उनसे जरूर जवाब लेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा और वहां तक आवाज जानी चाहिए। पूरी समाजवादी पार्टी को बात सुननी चाहिए। संपर्क केवल उनसे टूटा है, दर्शकों से नहीं। जी शांति थी, सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी से पत्रकारों को कुछ नहीं लेना है जी। और नहीं राजनीतिक विश्लेषकों। लेकिन सच ये है, उनके लिए हम एक बात कहेंगे, सभी पार्टियों के लिए, ये जमी बेच देंगे, ये जमी बेच देंगे, ये आसमां बेच देंगे। अगर सो गए मीडिया के सिपाही तो हिंदुस्तान बेच देंगे। इनको ये माननी पड़ेगी बात। ये सच है, जब उत्तर प्रदेश में एंट्री होती थी, अगर हमें उत्तराखंड जाना हरिद्वार, तो जो 4 डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर क्रॉस करते थे, उस समय स्थितियां ऐसी होती थी कि डर लगता था। दिन में भी परिवार के साथ है तो, और रात को अगर जेंट्स भी जा रहे, वो भी डरते थे अपने वाहन से भी। ये सच्चाई है, ये स्वीकार करनी होगी इनको। और उसके अलावा ये भी तुलना की बात है कि विद्युत कहां थे आप? आपने आज गांव को बिजली मिल रही लगातार, आज शहर को लगातार बिजली मिल रही है, आपने क्यों नहीं किया ये काम? आपके पास जवाब है इस बात का? भारतीय जनता पार्टी कर लॉ रही है, एंड ऑर्डर और बिजली साथ दे ही रही है। उत्तर प्रदेश इससे में जो बड़ी बात विकास है। हुआ है उसको लेकर जनता ने अपने वोट दिए हैं। अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से दोबारा से संपर्क होता है तो जवाब जरूर उनसे लेंगे कि बार बार ये बातें उठ रही हैं कि मुलायम सिंह यादव जो राजनीति किया करते थे, उनसे जो भूल हुई थी, उस भूलों को वापस से दोहराया जा रहा है। अखिलेश यादव उन गलतियों को ही दोहरा रहे हैं जिसके चलते पार्टी को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जो राजनीति करते थे, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव उसको दोहरा रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह की राजनीति करने का तरीका आप देखिए कि उन्होंने एक गांव का प्रधानी जब वो लड़े थे तो हार गए थे। पहला चुनाव जब गांव का प्रधानी लड़े थे तो हार गए थे। उसके बाद का सफ़र उनका शुरू हुआ और मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री की रेस में भी कभी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। तो उनका जो सफ़र रहा और उनको बहुत सारे लोगों को जोड़ के जो चलने का सफ़र रहा, मतलब जितने भी नेता होते थे, अन्य जातियों के जो नेता होते थे, उनको वो प्रॉपर तरजीह दिया करते थे। अमर सिंह भी उन्हीं के ज़माने में थे, और भी लोग अन्य जातियों के नेताओं को वो जो उनकी इज्जत होती थी, जो उनको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, मंच पे भी इज्जत, तरजीह, वो सबको तरजीह दिया करते थे। इवन परिवार को भी वो साथ लेकर, जब तक मुलायम सिंह सक्रिय राजनीति में रहे तब तक उन्होंने परिवार को भी साथ कर रखा और अपने सहयोगियों को भी साथ कर रखा। लेकिन जब अखिलेश यादव जब से आए हैं, अखिलेश यादव के साथ देखिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि वो जो पुराने जितने भी नेता हैं, आप देखिए कि मुलायम सिंह के साथ के जितने भी नेता हैं, वो अखिलेश यादव के साथ कोई भी नेता नहीं है, कोई भी बड़ा नेता। क्योंकि वो जो अखिलेश यादव की जो पुरजोर कोशिश थी 2017 से, वो ये थी कि अपने आप को समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता स्थापित करने का, जो वो ऑलरेडी स्थापित कर चुके हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, और अब पूरी पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती भी है और उस चीज़ को स्थापित कर भी चुके हैं। और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि पार्टी को अगर लेके चलना था तो जो नेता अगुवाई कर रहा है उसको एक राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित होना, मतलब केवल नाम के लिए नहीं, स्थापित होना जरूरी था। वो स्थापित हो भी चुके हैं और 2022 का चुनाव भी उनको स्थापित कर ले गया। लेकिन जो पुराने नेता थे, उनको जो उन्होंने बिल्कुल एकदम छोड़ दिया है, उनकी कोई इज्जत नहीं है पार्टी में, ना ही उनकी कोई पूछ है। मुझे नहीं लगता कि 2022 में जब टिकट बंटवारा हुआ है तो उन्होंने एक शिवपाल यादव को छोड़ दीजिए, वो भी शिवपाल यादव को आप देखिए कि शिवपाल यादव को उन्होंने पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ाया, लेकिन उनके, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ जितने भी लोग थे किसी को भी टिकट मिला। अब उनकी क्या डील हुई थी, क्या बात हुई थी, वो वही लोग जाने। लेकिन आप शिवपाल यादव के साथ, जब शिवपाल यादव जैसा बड़ा नेता जब पार्टी छोड़ता है तो उनके साथ बहुत बड़े और नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। हरिओम यादव जैसे लोग जो भाजपा में चले गए, तो बहुत सारे लोगों ने शिवपाल यादव के साथ पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि उनका एक बड़ा, जो आपको याद होगा कि बड़ा लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था, और क्योंकि बड़े नेता थे शिवपाल यादव, जब वो वापस आए तो भाई, जब वो कोई जाता है तो कुछ लोगों को लेके जाता है, वापस आता है तो भी उसके साथ बहुत लोग होते हैं।
तो उनको सामंजस्य लेकिन नहीं। इस बार तो चाचा भतीजे में नाराजगी खत्म हो गई थी, इसलिए उम्मीदें कई ज्यादा बढ़ गई थी। क्या ये कमाल 2012 की तरह होगा? समाजवादी पार्टी से नेता सत्येंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, वोट का परसेंटेज बढ़ जाना और सीटों का पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ना, ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत देता है पार्टी के लिए। अभी देखिए 2 साल और बाकी हैं, उसके बाद में 2024 का भी चुनाव होगा, तो आगे पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट किया, उनका धन्यवाद। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी को लोग चाह रहे थे कि सरकार में आए, प्रदेश में रोजगार दे, महंगाई पर काबू लगाम कसे, जाति धर्म की लड़ाई को बंद करके और उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और खाली पदों को भरना, इन सब कार्यों की शुरुआत हो। लेकिन बीजेपी ने इस तरह का परसेप्शन तैयार किया, एक झूठा परसेप्शन तैयार किया। अगर आप किसी से पूछेंगे जो गुंडई दबंगई माफिया की बात करते हैं, अगर उनसे पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी के कौन से व्यक्ति ने आपको छेड़ा, कौन से व्यक्ति ने आपके साथ कौन सी घटना क्या घटाई, तो हाँ ना कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ बीजेपी का परसेप्शन सुना सुनाया कह देना ये गलत है। बीजेपी ये इसलिए कहती है क्योंकि बीजेपी की गुंडई चरम पर है भाई। माफिया राज उनका सरेआम देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार उनकी अभी शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है, लोगों को मुंह पर पत्थर से, लातों से, जूतों से कुचल कर मार दिया जा रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी में नेताओं की क्या स्थिति है, हमारे एक साथी अभी कह रहे थे, क्या वो बता सकते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी कौन सी पार्टी के और कैसे आंसू भर के रो रहे हैं? क्या बता सकते हैं बीजेपी के नेताओं की क्या हालत है? जी आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं सत्येंद्र जी। दीपक जी आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। दीपक जी, इन सवालों का तो जवाब दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि महंगाई हो या फिर बढ़ती बेरोजगारी हो, ये मुद्दे जायज हैं, इन पर आगे अब क्या काम किया जाएगा? क्योंकि एक बार फिर से जनता ने आप पर भरोसा जताया है। विष्णु जी, इसके बाद आप ही का रुख करूंगी, पहले दीपक जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हमारे भाई सत्येंद्र भाई कह रहे हैं कि गुंडई और माफिया राज किस तरीके से 2012 से 17 तक माफिया राज था, किस तरीके से माफिया लोग जो है दलितों की जमीनों को कब्जा करने का काम करते थे, कैसे भी चलती थी, इसकी सच्चाई का सामना भी हमारे भाई सत्येंद्र भाई नहीं कर पाए और सच सुनने में नकार रहे हैं। सच्चाई इनको बर्दाश्त नहीं है, सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं है, यहाँ बैठ करके बात बताते हैं और झूठे बात दिखाई देते हैं। ये चलने वाले नहीं और चले नहीं। इसका परिणाम जनता ने 10 मार्च को दिया है। और जहां तक की बात सीटों की अंतर की आ रही थी, तो सीटों का अंतर का भी मैं बता दूं कि सीटें ऐसी भी हैं, 10 से ज्यादा 25 से ज्यादा सीटें ऐसी जहां हम 1 लाख वोटों से भी जीते हैं। अब 200 से ज्यादा सीटों पर मुझे लगता है कि 10,000 सीटों पर भी जीते हैं। तो जो अंतर सामने आया भारतीय जनता पार्टी की जनता के विकास के बदलाव के साथ आया। तो ये बदलाव है। महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, ये मुद्दों को आप नहीं भूल सकते। इसको लेकर देखिए आधिकारिक रूप पर डेटा रिपोर्ट सामने आती है, उस पर भी बात कीजिए। एक बार फिर से जनता ने आप पर भरोसा जताया है ना, अब पार्टी क्या कंट्रोल करेगी? देखिए अमनदीप जी, निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को मिला है और जनता भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए ही काम कर रही है। जहां तक की बात और बेरोजगारी और महंगाई की है, तो लगातार बेरोजगारी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है और लगातार अब देखने वाली, जहां खाली पदों की वैकेंसी की बात होती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की बात होती है, जब व्यापारिक क्षेत्र में कनेक्टिंग जोड़ने की बात होती है, जहां युवाओं के लिए स्टार्टअप व्यापार की बात होती है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पर कृत है। लगातार मेडिकल कॉलेज जैसे लोगों में खड़ रहा है, एक जिला के अंदर एक उद्योग के माध्यम से काम चल रहा है, तो लगातार उस पर बढ़ाव दिखाई दे रहा है। और जैसे ही बेरोजगारी और रोजगारी के दौर में बदलने का काम बदलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अपने बदलाव का असर है और इसी नियत जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ठीक है, विश्वेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमनदीप जी, विशेष 2 बात थी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे हम कि इनके सामने बड़े चैलेंज है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी, आवारा पशु आदि, इन्हें उनका हल करना ही होगा। और दूसरी बात, वापस चलता हूं अपने सत्येंद्र भाई ने जो कहा था कि समाजवादी पार्टी के किस व्यक्ति ने छेड़ा है। दोस्त, जब आपके उत्तर प्रदेश में एंट्री कोई भी करता है, कोई भी व्यक्ति रहता है, उसको समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, अगर कोई भी कुछ कहता है तो जवाबदेही सरकार की है।
अगर कोई उसको, अगर रात को उसके खेत से सामान चोरी होता है, घर में चोरियां होती है, रास्तों में राहजनी होती है, तो जवाबदेही सरकार की होती है। पुलिस प्रशासन सरकार के हाथ में है, उसके लिए केवल समाजवादी पार्टी के लोग जवाबदेही नहीं है। सरकार आपकी है तो आपकी जवाबदेही है। जब शाम को घर पहुंचते थे परिवार के सदस्य तो डरते थे, सच्चाई है, इसको स्वीकार करो। अगर आपने स्वीकार नहीं किया और इसका हल नहीं किया तो आपके लिए 2027 भी मुश्किल भरा रहेगा। आप इसको आलोचना को अपने हित में लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का भला होगा। और मैं बता दूं आपको, ये आप गंभीर ले इस बात को, सबसे बड़ा मुद्दा अगर था तो शांति का था। जो बहन बेटियों ने और माताओं ने साइलेंट वोट दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी बाद में चेक कर सकती है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक शांति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। और वो वोट आप वापस कैसे लाएंगे? जी, तो एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं, इतना भी क्राइम में कुछ कंट्रोल नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी, अगर महिलाओं को लेकर आप बात कर रहे हैं तो रेप केसेस में बढ़ोतरी हुई है, ये भी एनसीआरबी के आंकड़े ही कहते हैं। जी जी, बिल्कुल आपकी बात में मानूंगा इस बात को, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखो कुछ कमी तो नहीं है, मैंने अभी भी कहा आपको। लेकिन ये मानना होगा जो लॉ एंड ऑर्डर था पहले, जो चोरियां दिन में भी दिक्कतें थी, किसान गन्ना लेके अपने इंडस्ट्री पे जाता है, फैक्ट्री में, घर से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, तो रास्ते में उसको छीन लिया जाता था पशु। और ठीक है, पशु का आपने यहाँ पर जिक्र किया, खास करके पूर्वांचल में ये एक दिक्कत आवारा पशुओं की देखी जाती है, से वापस आएगा। उसको लेकर भी देखिए ना, इस विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को बहुत भुनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा कि आखिर आगे किसानों को क्या राहत मिलती है। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। सत्येंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद दीपक जी आप ही का रुख करूंगी मैं। जब आपने इन्हें एनसीआरबी का डेटा बताया, तो ये लेकिन पे आ गए। अरे आपका लेकिन चलेगा कि एनसीआरबी का डेटा चलेगा? इस प्रदेश में जो क्राइम अपराध जो हो रहा है वो चलेगा कि आपका लेकिन चलेगा? भी है, उसका भी जवाब है। आप सुनिए, ये जो पता है क्या है, नहीं हमारे पास का जवाब है उसका भी। ये सिर्फ सरकार के लिए, और अभी भी देखिए 5 साल हम सरकार में नहीं थे तब भी समाजवादी पार्टी की का ज्यादा फिक्र थी, अभी भी सरकार में नहीं है तब भी समाजवादी पार्टी की फिक्र है। भैया एक बीजेपी जो इनको पकड़ा दे रही है पर्चियां, उसको पढ़ दे रहे हैं। अरे आप अपनी बुद्धि से सोचिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना सर, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, आप इनडायरेक्टली सवाल कर रहे हैं। 1 मिनट सर, इलेक्शन कमीशन पर आप इंडायरेक्टली कर रहे हैं। अभी कुछ की बात है, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक फाइट किया था कि अगर ईवीएम हैक होती है तो आप लोग आके हैक करके बता दीजिए। क्यों कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं पहुंचा था? अरे ईवीएम उठा ही लो तो हैक की जरूरत ही नहीं, उसका अपहरण ही कर लो, बदल दो उसको। तो जहां जहां बीजेपी जीती वहां पर ईवीएम के साथ में गड़बड़ी की गई। लेकिन सर पोलिंग बूथों के बाहर तो आपके कार्यकर्ता रात दिन पहरा देते थे, पोलिंग बूथों के बाहर रात दिन आपके कार्यकर्ता पहरा देते थे। मैम ये बताइए, ये पहरे का नंबर क्यों लगा, ये नौबत क्यों आई? ठीक, इसका कारण बताइए आप। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय से, देखिए इलेक्शन कमीशन कोई अलग से प्रकट नहीं होता है, हर जो जिला प्रशासन है वही निर्वाचन अधिकारी बना दिए जाते हैं, और चीफ इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन को रूल करता है, और उनके ब्यूरोक्रेट जिला प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपने अंडर में ले लेते हैं। तो लोग तो वही है, अधिकारी वही है, मुख्यमंत्री वही है, फोन नंबर वही है। तो विपक्ष की भूमिका में है ना सर, आप विपक्ष की भूमिका में है ना, जनता ने आपको विपक्ष के लिए चुना है, और विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं एक अच्छी सरकार के पीछे एक ताकतवर और एक अच्छे विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है। देखिए हम विपक्ष में आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे हम जनता के साथ हैं, जहां भी अन्याय अपराध होगा हम आवाज उठाएंगे, और बाहर से लेकर सड़क से लेकर सदन तक भीतर तक आवाज उठाएंगे, और बीजेपी को अगर किसी के साथ भी कोई भी अन्याय होगा हम करने नहीं देंगे। ठीक, और जो इलेक्शन के समय आप लोगों ने वाजिब मुद्दे उठाए थे वो जनता से जुड़े हुए थे, ये इसको स्वीकार करने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आगे भी उसको लेकर आप लोग अपनी बात रखेंगे? 100% जो वादे जो हमने जनता को बताया था कि हम आपके साथ कैसे रहना चाहते हैं और कैसे आपकी बात को लीड करना चाहते हैं और हम आपको क्या देना चाहते हैं, उस बात पर हम अडिग हैं। और निश्चित तौर पे ये जो राजनीतिक घटना घटित हुई है, अभी
ज्यादातर लोग, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की जन भावना आहत है। लोग दर्द में हैं, लोग दुख में हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर ठीक लोग रो रहे हैं। लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी इस जनमत का हरण कर लेगी। ठीक है, लेकिन देखिए, मुलायम सिंह यादव को जितना समर्थन मिलता था, 2 पॉइंट, एक दीपक जी फिर उसी का आप ही का रुख करूंगी मैं। देखिए, गठबंधन को लेकर राज्य स्तर पर हमेशा से ही मुलायम सिंह यादव इनकार करते रहे। आपको याद होगा 1992 के बाद में उन्होंने ये बात कही थी कि बसपा के साथ में गठबंधन करना उनकी सबसे बड़ी भूल है। उसके बाद में अखिलेश यादव 2019 में बसपा के साथ में गठबंधन करते हैं। दूसरा ये कि कई सारे दिग्गज नेता उनके साथ में रहते थे, लेकिन अगर अब समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो सिर्फ अखिलेश यादव ही एक युवा चेहरा बनकर उभरे हैं। कई सारे युवाओं को उन्होंने अपने सपोर्ट में तो लिया, लेकिन कोई वरिष्ठ नेता सर नहीं नजर आता है। देखिए, पार्टी का नेतृत्व द्वारा जो भी त्रुटियां हुई हैं, हाँ, उन त्रुटियों में हम सुधार करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, 24/7 जाएंगे, गांव जाएंगे, गली जाएंगे, शहर जाएंगे, गरीब के पास, कमजोर के पास, किसान के पास, जवान के पास हम जाएंगे और जो जनता ने हमें मत दिया उसका हम उनका आभार व्यक्त करते हैं आपके माध्यम से, और तमाम सारे टीवी चैनल, अखबार और ऐसे फिजिकली भी हम आभारी हैं उनके। लेकिन जो घटना घटित हुई है, अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पर समीक्षा भी करेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, विश्वेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विश्वेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद दीपक जी आप ही का रुख करूंगी मैं। जी अमनदीप जी, विशेष बात ये है कि ये बात सही है, एनसीआरबी के डाटे कुछ कहते हैं, हाँ। लेकिन जो तुलना होती है 2012 से 17 और 17 से 22 में, ये होती है, जनता मानती है। तो अगर हमारे मित्र सत्येंद्र जिस बात को मानेंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो उसके समाजवादी पार्टी के हित में अच्छा होगा। क्योंकि पार्लियामेंट विश्वेंद्र जी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पार्टी की तरफ से जो भी त्रुटियां हुई हैं उसको आगे सुधारा जाएगा, जनता के बीच जाएंगे और साथ ही जो मुद्दों को अभी तक समाजवादी पार्टी उठाती आ रही है उसको आगे भी उठाया जाएगा। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे। 51% वोट मिला है। हाँ, वोट परसेंटेज बढ़ा है सर, कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी पर भरोसा जनता ने जताया है। ठीक है दीपक जी आप अपनी बात रखिए। देखिए अमनदीप जी, बात जब एनसीआर की डाटा की है, हाँ, तो आप 2016 और 2022 का एनसीआर डाटा अंतर उठा करके देखिए कि किस तरीके से हत्याओं की संख्या 2016 में थी और 2022 में थी। हाँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार बार जहां एनसीआर के डाटा की बात है, जहां एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, जहां कोई सुनने वाली फरियादी की सुनने वाला नहीं था, जहां कोई कहने वाला नहीं था, हत्या हो जाती थी। देवरिया के अंदर किस तरीके से एक दलित किसान के ऊपर ट्रक चलाकर ट्रैक्टर चलाकर हत्या कर दी, प्लीज फैक्ट्स पर बात कीजिए। अब आप ये मत कहिए कि एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई, इसलिए आंकड़े सामने नहीं आए। प्लीज फैक्ट्स पर बात कीजिए। के ऊपर बात कर रहा हूँ जी, जहां जहां मुकदमा दर्ज नहीं होता था, आज वो मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो एनसीआर के डाटा में परिवर्तन आएगा ना। दूसरी बात, जहां आपने आवारा पशु की बात कही, तो आवारा पशु के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी अपने ब्लॉक स्तर पर योजना के साथ गांव सेवा संकल्प संस्कृति बढ़ रही है। पीलीभीत के अंदर आप देखिए, लखीमपुर के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से गौ सेवा केंद्र बने हुए हैं। तो हर ब्लॉक स्तर पर उसकी योजना बन करके उनकी सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर हमारे सत्येंद्र भारती ने स्वीकार करा है कि हम अपने विचारों में सुधार करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये उन्होंने स्वीकार किया सुधार कि की तो जनता देखिए ने आपकी पार्टी को भी जरूरत है। 5 साल पहले जितने वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, जनता ने आप पर भरोसा जताया है। बहुत अच्छी बात है कि आपको 5 साल और दिए गए हैं, लेकिन सर वादे पूरे नहीं किए, ये भी आप स्वीकार कर लीजिए। अमनदीप जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। आपने मुझे मौका दिया है, अभी मैं बहुत प्यार से सबको सुन रहा था जी, उतना मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। कभी किसी ने 5 वर्षों का आंकड़ा जनता के सामने रखने का काम नहीं किया। कभी ये नहीं बताने का काम किया कि हमने कितनी योजना से जनता को जोड़ने का काम किया है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 5 साल का रिपोर्ट काट कर खाका जनता के सामने रखने का काम किया। शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव किया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या बदलाव किया है, सड़क की योजनाओं में क्या बदलाव किया है।
ये सब बदलाव दिखा करके उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस विकास कार्यों से कुशल थी, तभी पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाई है मनदीप जी। जिस तरीके से सर स्वास्थ्य की बात आप लोग कर रहे हैं, कोरोना के वक्त आपने, मैंने और यहाँ पर जो जितने भी मेहमान मौजूद हैं सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं सर गंगा के किनारे की। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ये भी कहा था कि ये हालात कुछ नए नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें थी, यानी कि वो इसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रहे थे। सर आपके हर एक बात का मेरे पास काउंटर क्वेश्चन है। ठीक है बोलिए। रमनदीप जी, कोरोना महामारी एक बड़ी महामारी थी। ठीक। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता के साथ इस बड़ी महामारी से भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जनता की सेवा में लगा हुआ था और जनता के बीच में जाकर के उनके भाव के साथ, उनके भोजन की व्यवस्था से लेकर के, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के हर एक बार में, हर एक सेंटर में 100 बेड की सुरक्षा के साथ और लगातार उन व्यवस्थाओं में लग रहा था। ठीक। तो उस व्यवस्था को देखा गया है जनता ने। दीपक जी, इसीलिए जनता ने मौका दिया ना आपको। अब देखिए उम्मीदें जनता की और ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन जो कुछ खामियां थी वो मैं आपको गिना रही थी। उम्मीद करती हूँ कि उस पर भी काम किया जाएगा। विश्वेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे। विश्वेंद्र जी अपनी बात रखिए, साथ ही आपका फाइनल कमेंट आज के इस पूरे मुद्दे पर। दीपक जी आगे मौका दूंगी। ठीक है विश्वेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। ये कहना चाहूंगा दीपक जी को भी कि ये मत भूलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मत भूलिए सीटें घटी है भारतीय जनता पार्टी की और उनको कई मुद्दे हैं उन पर गंभीरता लेनी पड़ेगी। आपका संगठन अच्छा है, आपकी हिंदुवानी अच्छा काम कर रही है, आपके आरएसएस अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके आवारा पशु, महंगाई, बेरोजगार सहित बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आपको हल करना होगा। और रही आज की बात, मैं कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का जो पोस्टल बैलेट था 51% ज्यादा रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट केवल 33% मिला हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ा है, सीट भी बढ़ी है, लेकिन और उनके सामने चैलेंज है। छोटी पार्टियों का गठबंधन के लिए कामयाब रहेगा और इनको करना होगा, इनके हित में रहेगा और MY समीकरण के साथ दलित और पिछड़ा वर्ग को इनको और ज्यादा जोड़ना होगा, तब समाजवादी पार्टी की सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है रुद्र विक्रम जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए मेरा बस इतना ही कहना है कि जो समाजवादी पार्टी का कैडर है वो सड़क का कैडर है। वो सड़क, मतलब समाजवादी पार्टी एक सड़क की पार्टी कही जाती थी, सड़क पे उतरने वाली पार्टी। जब आप कंपेयर कर रही थी मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी का, तो जब तक मुलायम सिंह जी थे वो सड़क की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज वो ट्विटर की पार्टी हो गई है। तो अगर उसका परिवर्तन फिर से वो सड़क की पार्टी में समाजवादी पार्टी कर लेगी, 2 साल अभी हैं अगले चुनाव को, तो निश्चित तौर पर जो अभी इनका वोट परसेंटेज यहाँ पहुँचा है और सीटें इनकी बढ़ी हैं, ये और भी बढ़ेंगी। और जो खामियां हैं तत्कालीन सरकार में, अब की सरकारों में, ऐसा नहीं है कि खामियां नहीं थी और खामियां नहीं रहेंगी बिल्कुल, लेकिन उन मुद्दों तक अगर आप जनता तक पहुंचा पाते हैं और सड़क के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, देखिए ट्विटर का एक अलग सिर्फ वो परसेप्शन बिल्डिंग के लिए होता है। अगर आप उस ट्विटर और फेसबुक सिर्फ और परसेप्शन बिल्डिंग के लिए होता है, वो भी जरूरी है आज के युग में, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि सिर्फ आप उस पर डिपेंडेंट हो जाए। तो अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा करेंगे। ठीक है सत्येंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका आज के इस पूरे मुद्दे पर। मैं बिल्कुल, सबसे पहले मैं हमारे ये प्रिय साथी ने जो ट्विटर कई बार बोल चुके, लगभग 20 बार बोल चुके, मैं एक जवाब दूंगा, फिर मैं अपना फाइनल कमेंट दूंगा। जो ट्विटर की बात कर रहे हैं, पूरे देश के अखबार और टीवी चेक कर लीजिए। एक तरफ बीजेपी का पूरा सत्ता, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ तक कि जितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर पूरी बारात टिकी थी यूपी में और पूरा चुनाव। और माननीय अखिलेश यादव अगर कोई घटना घटित हुई, आर्थिक मदद से लेकर हर जिले में गए, उनकी सभाएं, उनके कार्यक्रम, उनकी मीटिंग और उनके तत्काल जितने कार्यक्रम हुए, मुझे लगता है या तो ये करंट अफेयर्स में नहीं रहते हैं, इनको वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है। अक्टूबर 2021 के पहले का कोई कार्यक्रम मुझे बता दीजिए। अक्टूबर 2021 से पहले का और 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 का कोई कार्यक्रम अखिलेश यादव का बता दीजिए। प्रोटोकॉल भेज दूंगा, आप मुझे भेज दीजिएगा। अक्टूबर 2021 से पहले का कोई कार्यक्रम दिखा दीजिएगा। अरे आप कहाँ 2000, अच्छा इससे पहले सरकारें आपकी बना दी थी समाजवादी पार्टी की। आप कैसी बातें करते हैं, पढ़े लिखों वाली जैसी बातें करें आप। कोई बात नहीं सर, आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग। बात ये है, ये सुनी सुनाई बातें मत करिए। आप अपना बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपकी इज्जत करूंगा और मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप बाकी देश और समाज की सही बात कह रहे हैं। किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर मत कहिए। ट्विटर 25 बार ट्विटर कह रहे हैं। आपको दिक्कत हो रही है? मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज फाइनल कमेंट आपका दीजिए। जो
उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटना हुई है, हाँ, इससे जितने भी लोग आहत है, परेशान हैं, लोग उनसे समाजवादी पार्टी के की ओर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप परेशान न हो। पार्टी तन मन धन से आपके साथ है। जब भी आपके साथ कोई अन्याय अपराध होगा, हम आपके साथ सड़क से लेकर सदन तक दिखाई देंगे और बहुत जल्द हम फॉर्म में होंगे और सड़क पर होंगे और आपके साथ होंगे। ठीक है दीपक जी, आपका एक फाइनल कमेंट। बिल्कुल, फाइनल कमेंट के साथ में हमारे सत्येंद्र भाई को भी बताऊंगा, ये स्वप्न है, स्वप्न में ही रहेंगे और जनता इसका निर्णय भी तो करेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता में 10.5 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाया है, उसको हर योजना से जोड़ा है, चाहे सड़क, शिक्षा, रोजगार से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था की को निश्चित रूप से किए गए मंथन किया जाएगा। क्या और अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं जिससे जनता का पुनर्निर्माण निश्चय अच्छा हो, जिससे उत्तर प्रदेश का निर्माण अच्छा हो, जिससे देश का निर्माण अच्छा हो, जिसके उत्तर प्रदेश का अच्छा हो। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जो अच्छा किया है उसको बहुत अच्छा करने का भी काम करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता का विकास होगा, क्योंकि बीजेपी काफी ज्यादा सक्रिय देखी जा रही है और साथ ही विपक्षी दल भी बेहद ज्यादा एक्टिव है। अब देखना ये काफी ज्यादा अहम होगा कि आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता का कितना विकास होता है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।